वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब बात करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 3। ठीक है, सब्जेक्ट आपका चल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1700, सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों का बीए प्रोग्राम में जो है सब्जेक्ट आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना चैप्टर 1 अभी आपका चल रहा है। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ये वाली पूरी पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपका रिलेटेड इससे होगा ना, हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के, वो भी वहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बस टेलीग्राम चैनल आईडी ज्वाइन कर लेना। ये आपका सिलेबस है जिसमें से अभी हम यूनिट 1 कर रहे हैं। ये देखिए बेटा, पिछले 2 पार्ट जो आपके आए हैं उसमें ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। गुलाम वंश हम पूरा कर चुके हैं। स्लेव डायनेस्टी जो है इंपॉर्टेंट, इसमें से 3-4 चीज़ें बनी थी। इक्का व्यवस्था वाली हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें से मैं करा चुकी पार्ट 2 में। अब पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, ये हम स्टार्ट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी एक पूरा पार्ट होगा और इसके लिए अलग पूरा एक पार्ट होगा। स्टार्ट करेंगे। क्या है, खिलजी वंश की स्थापना कब से हुई? 90 से लेके 320 तक चला है। ठीक है, लंबा चला, लेकिन इनका शासनकाल काफ़ी कम चला। केवल 6 साल तक ही ये शासन कर चुके। क्योंकि ये देखो, इनकी फ़ोटो देखो, ये ओल्ड एज में थे। इनकी एज 70+ चल रही थी उस वक्त जब ये आए हैं। ठीक है, खिलजी वंश के स्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ये वो वाले खिलजी नहीं है जो रणवीर सिंह पद्मावत मूवी में थे, वो अलाउद्दीन खिलजी है। ये जलाउद्दीन खिलजी है। इनके नाम में हल्का सा डिफरेंस है, दोनों के नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, जलाउद्दीन। स्टार्ट करेंगे। खिलजी वंश का स्थापना गुलाम वंश के अंतिम शासक कैम यूसमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इन्होंने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और अपना शासन उन्होंने स्टार्ट कर लिया इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। क्योंकि इसने स्थापना की है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि स्टार्ट इसने की है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय अनेक मंगोल आक्रमण हुए थे। देखो, मंगोल आक्रमण कंटिन्यूसली चलेंगे। ये पूरा टाइम पीरियड जो आएगा, हर साल 2 साल बाद आते रहेंगे मंगोल और आक्रमण करेंगे। ठीक है, पिछले वाले में भी हमने जो पढ़ा उसमें भी बहुत बार हुए हैं और इसमें भी होते रहेंगे। कंटिन्यू चलेगा इनका मंगोल वालों का आक्रमण। ठीक है, जिसका उनका सफलतापूर्ण सामना किया। इसने क्या किया, सफलतापूर्ण उसका सामना किया, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ना ये हारे, उनसे जीतेगा। उनका आक्रमण का इन्होंने पूरा सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के दौरान एक हिजड़े मलिक कपूर को 1000 दिनकर में खरीदा था। क्या कहते हैं, 1000 दिनकर। उस टाइम के पैसों का नाम क्या था, दिनकर। जैसे आज हमारा रुपीस चलता है, अमेरिका वालों का डॉलर है, वैसे इनका क्या था, दिनकर। इसमें उसने उसको खरीदा था और क्या करवाया था, अपना नेतृत्व करवाया था। कैसे, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण पहले सफर अभियान में नेतृत्व किया था। ठीक है, उसने उसका नेतृत्व किया। इसने एक, मतलब मान लो एक बंदा हायर कर लिया, खरीद लिया उसको और अपना नेतृत्व करवाया। अपने जो इनके अभियान चलते हैं ना, हम अपनी ये वाला सल्तनत जो है उसको बढ़ा रहे हैं, हम ये वाले एरिया को बढ़ा रहे हैं, उसमें इसने क्या किया है, नेतृत्व किया है। अलाउद्दीन खिलजी की विभिन्न उपलब्धियों में से बाजार नियंत्रण प्रणाली भी एक विशेष उपलब्धि है। ठीक है, सारी अभी उसकी जितनी भी उपलब्धि होंगी हम अभी डीप में पढ़ेंगे। पर ये बाजार के ऊपर बहुत वो बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी उसमें उपलब्धि हासिल की। बाजार के ऊपर इन्होंने मार्केट पे अच्छा कंट्रोल किया है। ठीक है, जिससे क्या होगा, इनकी शासन व्यवस्था अच्छी चलेगी, मार्केट से पैसा आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, टैक्स ज़्यादा आएगा। ऐसे वह वित्तीय और राजस्व मीन्स टैक्स सुधारों के प्रति भागीरथ दिखाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है, उसने दीन ए मुस्तरखाराज नामक एक राजस्व विभाग का भी स्थापना किया। मतलब कि टैक्स लेने वाले पूरा एक विभाग बिठा दिया, एक ग्रुप कमेटी बिठा दी इसने, जिनका काम क्या है, टैक्स का देखना पूरा कि कितना टैक्स आ रहा है, कहीं टैक्स चोरी तो नहीं हो रहा, कोई गलत टैक्स नहीं दे रहा है। ऐसे पूरा टैक्स के ऊपर ध्यान रखना। जैसे अब क्या होता है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वैसे इन्हें उस टाइम पे बिठा रखा था, तो उसका नाम ये था। दी ने ये लिख के रखिए, इनके जितने भी विभाग आएंगे इनके नाम अभी हम करेंगे लिख के, बाकी जहाँ जहाँ आते हैं इनको इंपॉर्टेंट में लिख के रखो। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान भूमि पर पैमाइन के माध्यम से राजस्व निश्चित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। उसने भूमि पैमाइन की मासाहत प्रणाली विकसित की थी। यह प्रणाली के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व की दर 50% निर्धारित की थी। इसने क्या कर दिया, पहले कम थी, इसने 50% कर दिया कि तुम खेती करोगे तो उसमें से जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है उसमें से 50% हमारा सरकार को देना पड़ेगा आपको, जो ये इनका शासन है इनको, बाकी 50% तुम्हारा, जो कि बहुत ज़्यादा था। जिससे किसान नाराज़ होंगे, हताश हो जाएंगे कि 50% बहुत ज़्यादा होता है, तुम हमारी कमाई का आधा हिस्सा ले रहे हो। जिससे क्या होगा, इन्हीं का नुकसान होगा, लोग करेंगे नहीं,
आगे जाके क्या होगा, इनका जो प्रोडक्शन है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा हमारा क्या ही फ़ायदा काम करने का, उनका मन खराब हो जाएगा, तो फिर वो इनका ही नुकसान होगा। इतना ज़्यादा इन्होंने जो टैक्स लिया फिर लालच के चक्कर में, इससे इनका ही नुकसान होगा, टैक्स आना ही बंद हो जाएगा, लोग करनी कम कर देंगे खेती की, उनको पता है हमें मिल ही नहीं रहा कुछ। लेकिन इसके पूर्व यह दर तिहाई हुआ करती थी। पहले क्या थी, 1/3 थी, कि मान लो 1/3 हिस्सा तुम हमें दे दो, ये वाला पार्ट दे दो, बाकी तुम्हारा। लेकिन अब इसने 50% कर दिया, हाफ हाफ, कि आधा तेरा आधा मेरा, ऐसे, जो कि गलत था। ठीक है, अब देखो बेटा, जलाउद्दीन खिलजी हम समझ चुके हैं कौन थे, स्थापक थे। उन्होंने स्थापना की, 50% का उन्होंने टैक्स लगा दिया। शासन कितने साल किया है, सिर्फ 6 साल। ठीक है, 70+ एज के थे ये। अब इनकी मृत्यु किसने की है, इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इनकी सत्ता कैसे गई, खुद नहीं मरे हैं वो कि खुद मर गए, मृत्यु हुई है उनकी, और की किसने, इसने। और ये है कौन, इसी का भतीजा। भतीजा मतलब होता है बेटा भाई का लड़का, सगे भाई का बेटा। और जो ये बेटा था ये दामाद भी था। अभी कैसे था, क्योंकि ये मुस्लिम जो लोग होते हैं, जो इस्लाम वाले हैं, इनमें क्या होता है, आपस में शादी हो जाती है, कजन जो होते हैं, कजन मैरिज इनमें अलाउड है। तो ये कौन था, इसका दामाद भी था और इसका भतीजा भी था। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को मार दिया। मारा कैसे, धोखे से इसको बुलाया, क्योंकि देवगिरी गया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए, लूटपाट करके वहाँ से आया और वहाँ से धन लूट के लाया। इसने बुलाया अपने इसको, जलाउद्दीन खिलजी को, अपने उसको ससुर को, ससुर ही लगा ना, तो इसने बुलाया और ये चला भी गया, मेरे ही दामाद है, भतीजा भी है, दामाद भी, ये चला गया। इसको क्या बोला इसने कि जो भी संपत्ति हम लूट के लाए हैं उसका आधा पार्ट हम आपको दे रहे हैं, ऐसे ही, एज अ गिफ्ट। तो ये लालच में चला भी गया। अब जब ये गया है ना, तो इसको मार दिया इसने, यहाँ पे इसकी मृत्यु हुई और इसको हटा दिया गया पद से, मर गया वो। इसने कब्जा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये अलाउद्दीन खिलजी कौन सा है, वो वाला जो मूवी में देखा हुआ आप सभी ने, रणवीर सिंह वाला। ठीक है, जो पद्मावती मूवी है, ये अब यहाँ से स्टोरी हुई है, वो था जलाउद्दीन खिलजी, ये है अलाउद्दीन खिलजी। अब इसका शासनकाल चलेगा लंबा। इसका देखो यहाँ पे कितना है, 1296 से लेके 1316 तक इसका लंबा चलेगा, क्योंकि इसने सिर्फ कितना तक किया, 6 साल, जलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी का पूरा पढ़ेंगे कि इसका कितना, क्या क्या दिक्कतें आई, मंगोल आक्रमण से ये कैसे लड़ा, क्या क्या इसने मेन परिवर्तन करे, ये खुद कैसा शासक था, ये क्या था, इसके बारे में पूरा डीप में करना है हमको। ठीक है, पूरी स्लाइड इसके ऊपर अब यही चलेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को यह शेष प्राप्त था कि वह योजनाबद्ध होकर न केवल उत्तर भारत में अनेक बचे हुए क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, बल्कि उसने सेना ने दक्षिण पर भी जीत प्राप्त की। अब देखो हमारा जो भारत है, अगर मैं शेप बनाऊँ भारत की, अगर ऐसे बनाऊँ, तो ये हो गया ऊपर वाला पार्ट सारा उत्तर का पार्ट, ठीक है, और ये नीचे वाला सारा दक्षिण का पार्ट हो गया, दक्षिण भारत, नॉर्थ इंडिया वाले सारे। तो इसने केवल यहाँ ही विजय प्राप्त नहीं की थी, दिल्ली सल्तनत तो यहाँ थी ना, दिल्ली यहाँ पे सेंटर में है, तो ये पूरा दिल्ली वाला एरिया नहीं, बचा हुआ जो शेष एरिया था दक्षिण वाला, इसने वो भी जीत लिया। जीत के झंडे इसने वहाँ पे बिगाड़े। ये कैसे तरीके से लड़ता था बेटा, योजनाबद्ध, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करके, मतलब बहुत क्लेवर होता है ना, चालाक इंसान, वैसे टाइप का था। क्योंकि देखो चालाक इंसान कर सकता है ऐसे हत्या वगैरह, कोई नॉर्मल तो कर नहीं सकता। इसने खुद के ही ससुर को जान से मार दिया। दिल्ली की सल्तनत की सीमाओं में विस्तार होने के अतिरिक्त उसके काल में अनेक प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक सुधार भी हुए, जो मध्यकालीन का विशिष्टता है। ये सारे हमको पढ़ने हैं, प्रशासनिक भी, सैनिक भी, आर्थिक भी, ये सारे जो इसने सुधार किए, जो इसने चेंजेस किए, पुराने जो चीज़ें थी उसको चेंज किया अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ इसमें आएगी, अभी ये मंगोल आक्रमण वाला आएगी, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में पूरे साल में जितने साल इसका शासन रहा, हर साल 2 साल बाद कंटिन्यूसली मंगोलों ने आक्रमण किया है और इसने उसके खिलाफ लड़ा है ये। ठीक है, तो इसका पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को अपने राजकाल के पहले दशक के में अनेक बार मंगोलों का हमला सामना करना पड़ा। कंटिन्यूसली इसने क्या किया है, जितने भी हमले हुए हैं उसका सामना इसने किया है। ठीक है, चंगेज़ खान, मंगोल साम्राज्य वाले जो थे जिनका काम था हमला करना, उसका मेन मुखिया कौन था, चंगेज़ खान। वो कौन था, उसका स्थापक। ये क्या है, मंगोल साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद भी इकाई नहीं रह पाया, लेकिन एक, जहाँ तक सैनिक शक्ति का संबंध था, उसका प्रकोप जारी रहा। देखो चंगेज़ खान मर गया तो इसका जो पूरा ये था मंगोल साम्राज्य, ये पूरा एक इकट्ठा नहीं रह पाया, हल्का हल्का डिवाइड हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ तक भी डिवाइड हुआ है ना, भिन्न भिन्न राज्यों में बंटने के बाद भी पड़ोसियों के लिए सैनिक चुनौती बना रहा। मतलब मान लो इसका राज्य था चंगेज़ खान का, जिसका नाम क्या था, मंगोल साम्राज्य, ये टूट गया। जहाँ जहाँ भी टूट टूट के ये एरिया गया ना, जो भी इसका साम्राज्य के लोग जहाँ भी बटे,
साथ वाला जो है ना पड़ोसी देश, उसके खिलाफ हुए हैं ये। उनके लिए चुनौती खड़ी करी इन्होंने, क्योंकि इनका काम था हमला करना। ये हर वक्त हमले के आस में ही खड़े रहते थे। खिलजी राज्य अब इनके हमलों के निशाने पर था, खिलजी वालों के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि ये अब हमला हम पे करेंगे। हमारा देश यहाँ है, इनका यहाँ था ऊपर की तरफ, तो ये हमले करने के लिए यहीं तो आएंगे, तो हम इनके निशाने पे थे। और उनको बार बार मंगोल सैनिक गतिविधियों का सामना करना पड़ता था। खिलजी को बार बार इसका सामना करना पड़ता था, और इसने बहुत अच्छे तरीके से इनको डील किया एक तरीके से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वाली स्टोरी समझ आ गई। जलाउद्दीन खिलजी को इसने मारा, अपने खुद के ससुर को मार दिया, चाचा को मारा, दोनों ही किए, ठीक है। फिर इसने क्या किया, सत्ता पूरी हासिल कर ली। उसके बाद इसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बहुत सारे चेंजेस किए। अब इसका पढ़ेंगे कि इसके समय पर प्रशासन में अन्य विभागों में सुधार कैसे हुए थे। मंगोल साम्राज्य वाला पढ़ लिया, अलग अलग विभागों में क्या सुधार किए इसने, ये देखना है। उसने न्याय व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित किया। उसने क्या किया, उसको ठीक किया, दोबारा से रीस्टैब्लिश करते ना, वो किया। न्यायाधीशों की नियुक्ति की, दोबारा इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति की। उसने इस बात पर पूरी कोशिश की कि सबके साथ एक समान न्याय हो। इसने देखो न्याय वाली बात रखी है कि सब इक्वल हो जाए, सबके साथ इक्वली न्याय हो। अपराधों में दबाने के लिए उसने अपराधियों को कड़े दंड दिए, मतलब ऐसे मतलब खतरनाक वाले दंड दिए, ताकि वो बंदा दोबारा कभी ना करे। और दूसरी बात, उसको देख के दूसरे भी डर जाए, कोई और भी कुछ ना करे। उसने गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग, डाक विभाग के सुसंगठित किया। गुप्तचर वाले ये कि क्या चल रहा है जाके देख के आओ, जासूस जाएंगे, सारी निगरानी करेंगे ताकि उसको पता चलता रहे कि क्या चल रहा है। पुलिस वाले जो नियंत्रण करे, डाक विभाग पत्र देना वेना, बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखो तब फ़ोन तो था नहीं कि मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, तब ये चलती थी डाक व्यवस्था, ठीक है। वित्तीय प्लस राजस्व संबंधी सुधार, टैक्स से रिलेटेड इसने क्या क्या चीज़ें करी, ठीक है। सारे इसने जो जो लिखे हैं ना, प्रशासनिक विभाग है, जितने भी आएंगे इनकी हेडिंग्स डाल लो, स्टोरी समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आराम से हो जाएगा आपको। कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस ये एक दो बार पढ़ोगे याद करने वाली बात है, कुछ ऐसा इसमें खास है नहीं। और एक तो देखो हिस्ट्री में ये है, सब कुछ याद करना पड़ता है, इतना तुम कितना ही करोगे। इसलिए अच्छी बात यह है कि स्टोरी समझते हुए चलो, कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान से समझ लो, कि पेपर जब आपके सामने आए तो आपको खुद ही याद हो। ऐसा ना हो पूछ लो पीछे वाले से, बता दे यार बता दे, ऐसा ना हो, ठीक है। उसके आदेश दिया, उसने क्या किया, आदेश दिया कि सब जमीन और गांव जो मालिक संपत्ति है, जो भी जितने भी मालिक हैं संपत्ति के, प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, ओनर्स है, इनका इनाम अथवा वक्फ, ठीक है। इनाम को इनकी लैंग्वेज में, जो इस्लामिक भाषा, उसने ये कहा जा रहा है अरबी में, के रूप में अमीर अधिकारियों जमींदारों को सरकार द्वारा दी गई उन्हें खालसा अथवा सरकारी भूमि में बदल दिया जाए, ठीक है। मतलब सबकी प्रॉपर्टी इसने खुद ले ली, कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो किसी की भी हो, वो उसकी नहीं है, वो सरकार की है, हमारी प्रॉपर्टी होगी वो, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसका प्रबंध केंद्र सरकार स्वयं करे, ठीक है। इस आज्ञा का फलस्वरूप बड़ी बड़ी भू संपत्ति अमीर हाथ से निकलना सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गई। क्या बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी भूमियाँ, बहुत देखो जिसके पास जितनी बड़ी भूमि होगी वो उतना अमीर होगा। बड़ी बड़ी जो संपत्ति वाले थे, अमीर थे, इनके हाथों से इनकी ज़मीन चली गई, और क्या हो गए ये बेचारे लाचार, क्योंकि कुछ बोल तो सकते नहीं, राजा है वो, अलाउद्दीन खिलजी है, उसको नाम जान से ही मार देगा डायरेक्ट अगर उसके आगे कुछ बोले तो ये इसने क्यों किया, रीज़न क्या है कि इसने सबकी ज़मीन छीनी। इसने ये देखा कि जो भी अमीर लोग हैं, अगर खतरा कहीं से है तो सबसे पहला खतरा तो मंगोल वाला है, सबसे बड़ा खतरा तो उनका रखा हुआ है कि वो कभी भी हमला कर देंगे। उनका खतरे के बाद दूसरा अगर खतरा कुछ आता है तो वो अमीर लोग हैं, क्योंकि अमीरों के पास देखो पैसा होता है, पावर होती है, वो राजा के खिलाफ बोल सकते हैं। तो इसने सबसे बड़ी चीज़ क्या की, अमीरों को कमज़ोर करने के लिए इनके हाथ से इनकी प्रॉपर्टी छीन ली, कि ना रहेगी प्रॉपर्टी, ना ये रहेंगे अमीर, ये सारे गरीब। गरीब इंसान बोल ही नहीं सकता, गरीब इंसान क्या बोलेगा राजा के खिलाफ, है ना। तो इसने सबसे बड़ा ये जो भूमि लेने का रीज़न था ना इसका, ये था कि इनको गरीब किया जाए। इसने ऐसे बहुत सारे और भी काम किए, कि शराब की महफिलें बंद कर दी। देखो गरीब लोगों का, वो अपने काम धंधे में लगे रहेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं कि शराब की महफिलों में आए बैठे। शराब की महफिलों में कौन आएंगे, सारे अमीर बंदे। शराब की महफिल है वो पूरी एक तरीके से, वहाँ पे लोग आएंगे तो बात भी करेंगे। अब बात किस चीज़ की करेंगे, पॉलिटिक्स की होगी बात, ये क्या चल रहा है समाज में, क्या चल रहा है, ये सब बातें। उसमें फिर जो भी राजा की खामियां वगैरह वो भी निकल के आ जाएंगी, है ना। लोग आपस में बात करेंगे, राजा जो भी गलत कर रहा है वो सारी बातें भी आएंगी। तो इसने क्या किया, ये जो शराब की महफिलें इसे बंद कर दिया, शराब की महफिलें परमानेंटली बैन कर दी।
कि ना तो तुम पी सकते ना तुम बैठ सकते साथ में। इससे क्या हो रहा था, इनका ग्रुप जो होता है ना, एक तरीके से अमीरों को जो ग्रुप बनेगा, बैठेंगे साथ में ग्रुप बनेगा, उसको इसने बंद कर दिया कि ये बनाना ही अलाउड नहीं है। अमीर जो जो चीज़ें कर रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने जासूस छोड़ रखे थे कि बाद भी अगर कोई खिलाफ बोल रहा है, राजा के खिलाफ बोल रहा है, तो जासूस पकड़ लेगा। इसलिए लोग डरते भी थे राजा के खिलाफ बोलने से कि पता चला पीछे जासूस खड़ा था, उसने सुन लिया, मौत का फरमान आ जाएगा। फिर शराब की महफिलें बंद, शादियां तक पे भी इसने वो बैन लगा दिए थे कि बिना इसकी मर्जी के कोई शादी भी नहीं कर सकता, परमिशन तो हमें इससे लेनी पड़ेगी कि हम विवाह कर रहे हैं, हम निकाह कर रहे हैं, ठीक है ऐसे। उसके बाद इसने क्या किया, अमीरों के साथ इनकी प्रॉपर्टी छीन ली। ये तो छीन ही लिया, लेकिन क्या संपत्ति तक भी छीन ली। संपत्ति कैसे छीन ली कि कोई एक इंसान है, एक व्यक्ति है, उसने संपत्ति बनाई, उसने कमाया पैसा, उसने खरीदी संपत्ति, उसके मरते ही सारी संपत्ति किसके पास जाएगी, सरकार के पास, जलाउद्दीन इसके पास, खिलजी के पास पहुंच जाएगी। उसके बच्चों को नहीं मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, एक बंदा अमीर है, जैसे मान लो बाप अमीर है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बेटे के पास जाएगी, बेटा पहले से अमीर है, फिर वो और काम करेगा, वो और अमीर हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, अमीर होते जाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। इसने क्या किया कि मरते के साथ ही सारी प्रॉपर्टी सरकार की, उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके इसने अमीरों के ऊपर चारों तरफ से वार किया, उनके मतलब ऑलमोस्ट ही अधिकार छीन लिए, ज़मीनें छीन ली, संपत्ति भी ले ली, बाहर कोई बोल भी नहीं सकता, जासूस छोड़ रखे हैं, कहीं आ जा भी नहीं सकते, महफिलें बंद कर दी, शराब बंद, सब कुछ ऐसे मतलब ऐसे घुमा फिरा के इसने सारे अधिकार उनके छीन लिए। था ये बहुत ज़्यादा चालाक, ठीक है। अब सैनिक सुधार का पढ़ेंगे कि इसने सैनिक में क्या सुधार किए, सेना में क्या किए। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार अत्यंत उल्लेखनीय है, मतलब इसने बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे फोकस किया तो सेना पे किया। उसने एक विशाल स्थायी सेना बनाई। इसने क्या किया, बहुत विशाल और स्थायी सेना, जो परमानेंट होती है ना, स्थायी, वो वाली सेना का संगठन किया इसने, ठीक है। यह कार्य कुशल बनाने का पूर्ण प्रयास किया, जिसमें निम्नलिखित उपाय, इसने ये सारी चीज़ें की, ये पढ़ेंगे। सैनिक की भर्ती सीधे प्रशासन द्वारा होती थी, ठीक है। उसका नगद वेतन दिया जाता था, उसको पैसे कैश दिए जाएंगे। घोड़े को दागना, घोड़े को दागना क्या होता है बेटा, लोहे की गर्म सी, उससे बहुत गर्म किसी चीज़ से, लोहे की, उसके ऊपर इनकी नाम लिखा हुआ है, उनकी स्टैंप है, गर्म स्टैंप है लोहे की, उसको उस घोड़े के ऊपर ऐसे चिपका के, उसको दाग के, उसके ऊपर उसका निशान मार्क बना रहे हैं, बहुत दर्दनाक तरीके से उसको टैटू दे रहे हैं। उससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि हमारा घोड़ा है कि किसी बाहर का घोड़ा है, ठीक है। घोड़ों की पहचान के लिए प्रथा चलाई ताकि उनका बदलना जा सके, मतलब ये कि कोई ये ना हो कि बाहर का कोई घोड़ा आ गया तुम्हारी उसमें, किसी दुश्मन सेना का, और तुम्हें पता ही ना चले, है ना। ऐसे करके इन्होंने इसका वो किया, घोड़े के दागने वाली व्यवस्था की। सेना के कार्य कुशल बनाने रखने के लिए समय समय पर जांच पड़ताल की जाती थी कि मतलब वो कुशल हैं भी कि नहीं है, ठीक है। और सैनिक की हुलिया, उनका क्या, उनकी फिजिकल अपेयरेंस कैसी है भी दर्ज की जाती थी, कि ये ना हो कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी सेना में कोई बाहर का दुश्मन या जासूस आके घुमा बैठा हुआ है, तुम्हें पता ही ना चले, क्योंकि बहुत बड़ी सेना होती है। तो ये उनका हुलिया, कि वो कौन है, उनका नेम पूरा, उनकी डिटेल्स एक तरीके से लिख के रखी जाती थी कि पता चल जाए, जब भी जांच पड़ताल हो तो पता चल जाए कि बाहर का कोई बंदा तो नहीं आया हुआ, ठीक है। फोर्थ क्या है, सेना के आर्थिक दृष्टि से सुनिश्चित रखने के लिए कोशिश की गई थी। इन्होंने क्या किया कि सेना को पावरफुल अगर रखना है तो पैसा तो देखो चाहिए, है ना, पैसा तो उसको चाहिए, क्योंकि खजाने में इतनी विशाल सेना को नगद वेतन नहीं दिया जा सकता था। अब देखो कैश पैसा कितना देगो, इतनी बड़ी सेना है, विशाल सेना है, तो उसको कैश ना दे पाने की दिक्कत तो आएगी। तो इसने क्या किया, उसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। इसने क्या किया कि पैसा तो चाहिए, अब क्या करें, 50% इन्होंने टैक्स ले लिया, ठीक है। अमीरों की संपत्ति भी ले ली, उनके वो भी ले ली, के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी ज़मीन भी ले ली, तब भी क्या है, पैसों की कमी पड़ रही है। तो इसने क्या किया, बाजार पे कंट्रोल किया, कि बाजार वाले जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह आएंगे उसके ऊपर इसने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। अब देखेंगे, इस नीति के दौरान वस्तुओं का कम मूल्य पर निर्धारित किया गया, वस्तु के मूल्य में तो गिरावट आई, ठीक है, रेट इसने कम किया, किंतु रुपयों के मूल्यों में कमी नहीं आई, ठीक है। इसलिए सैनिक को कम वेतन 234 टका वार्षिक में भी जीवन पाए की सुविधा उपलब्ध हुई, ठीक है। ये इनके वहाँ का वो टका, जैसे हमारा रुपीज़ है, इनका टका था, तो इसमें वार्षिक दे रहे हैं ये, तो भी जीवन यापन में सुविधाएं उपलब्ध हुई, ठीक है। बाजार नियंत्रण की नीति अपना कर वह खजाने पर अधिक बोझ डाले बिना ही वह एक बड़ी सेना का निर्माण कर सकता और उससे सैनिकों को भी संतुष्ट कर सकता था। अब इसको पैसे तो देने हैं सैनिकों को, तो इसने बाजार के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या है, इसके पास पावर आए,
इसके पास पैसा है, जो इसका राजकोष है वो खाली ना हो जाए। नेक्स्ट अभी बाजार वाला आएगा ना, उसको पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट यही है, बाजार वाला ही है। बाजार नियंत्रण में क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाजार नियंत्रण था, ठीक है। इसको भी महत्वपूर्ण माने, सैन्य वाला भी महत्वपूर्ण था, इसको भी माना जा रहा है, ठीक है। यह व्यवस्था को उसके मंगोल आक्रमण का सामना करने तथा दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए लागू किया था। उसको पता था कि मंगोलों से भी लड़ना है, प्लस दिल्ली को भी बढ़ाना है, हमें दिल्ली सल्तनत का विकास करते जाना है बस, और दूसरे जो जितने भी एरियाज बचे हैं उन पे लड़ के कब्जा करके उन्हें भी जीतना है। सुल्तान ने यह योजना बनाई कि दिल्ली के बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित हो, ठीक है। निर्धारित का होता है फिक्स, ये डिसाइड करेगा कि क्या होगा, किस चीज़ का मूल्य, ठीक है। जिससे सिपाही अपने कम वेतन में भी आराम से रह सके, क्योंकि देखो उनका वेतन कम है, अभी पीछे पड़ा ना 234 है वेतन उनका, टका पूरा वार्षिक, एक साल में इतना पैसा उनको दिया जा रहा है। तो इसने क्या किया, चीज़ें सस्ती कर दी कि ताकि वो भी खरीद सके, है ना। फिक्स्ड कर दी कि कोई इससे महंगा नहीं बेच सकता, फिक्स प्राइस कर दिया इसने। वैसे तो यह योजना मुख्यतः सैनिकों के लिए बनाई गई थी। इसने क्या किया था, सैनिकों के लिए, बाजार के अधिकारी। अब इसने क्या किया, फिक्स तो प्राइस कर दिया ताकि क्या है, इनको सेना वालों को कोई किसी प्रकार की वो ना हो कि हमारे पास पैसे कम है, ठीक है, वो खरीद सके सामान वगैरह। सेना के अधिकारी क्या है, एक तरीके से काउंसलर्स होते हैं ना, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में काउंसलर्स खड़े कर देते हैं, जिनका काम क्या होता है, नियंत्रण करना। वैसे इसने अधिकारी बना दी बाजार के ऊपर। अभी बाजार के अधिकारी क्या करेंगे, बाजारों में घूमेंगे और देखेंगे कि सब रूल मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे, जो हमने इन्होंने रूल फिक्स किया है, पैसे फिक्स्ड हैं, उसको माना जा रहा है या नहीं। हर जगह जा जाके एक तरीके से जासूस टाइप है। अधिकारियों की कोई पोशाक नहीं होगी कि पता चल जाए ये अधिकारी है, ये जासूस जैसे होंगे। ये जा जाके हर जगह पे ब्यौरा लेंगे कि सब कुछ ठीक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ये अधिकारी है, ठीक है। और रूल फॉलो करवाएंगे बेसिकली। बाजार नियंत्रण की इतनी विस्तृत व्यवस्था, जिसके अधीन सार्वजनिक प्रयोग का अधिकांश वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था, ठीक है, फिक्स रूल था। बिना कुशल अधिकारियों के ठीक से नहीं चल सकता था, ठीक है। अधिकारी ज़रूरी है, क्योंकि देखो दुकानदार वगैरह अपना प्रॉफिट देखेंगे, वो बढ़ा भी सकते हैं रेट अपनी मर्जी से, बढ़ा दिए रेट। वो राजा थोड़ी ना एक एक दुकान में आएगा चेक करने के क्या चल रहा है। तो इसने अधिकारी बना दिए कि जिनका काम है इनको देखना। 2 विश्वास पत्र अमीर मलिक को काबुल और मलिक यसुफ को क्रमशः अनाज और कपड़े के बाजारों का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। मतलब 2 बंदों को हेड बना दिए गए इसका, बाजार वाले एरिया के तुम, कपड़े वाले एरिया के तुम, हेड बना दिए गए, जिनका काम क्या है, उनके नीचे बहुत सारे अधिकारी थे। 2 बंदे हेड हो गए, उनके नीचे वो बहुत सारे अधिकारी रख सकते हैं अपने लिए, ठीक है। उनकी पूरी टीम्स, 2 ग्रुप प्लस उनकी टीम्स। इनका काम क्या था, कार्य का बाजार में सूचना प्राप्त करना कि क्या चल रहा है, सूचना प्राप्त करना, मूल्यों का निर्धारण व्यवस्था को देखना, नियंत्रण करना, मूल्य जो भी सिचुएशन बाजार की चल रही है, कोई कमी तो नहीं है, सब रूल्स मान रहे हैं, वो राजा को बताना बस। ये इस प्रकार से उस जमाने के बाजारों का हाल था, ठीक है। अब इससे क्या प्रभाव क्या पड़ा, इसने जो रूल फिक्स वगैरह किए, इससे क्या हुआ, जनता का फायदा हुआ क्या हुआ, ये पढ़ना है। बाजार नियंत्रण का कारण, जहाँ तक कि दुकानों और व्यापारों के बड़े नियंत्रण के अधीन काम करना पड़ा और उसकी लूट तथा अंकुश लगा, तो दूसरी ओर दिल्ली में साधारण निवासी, जिसका सरकारी कर्मचारी, सिपाही और अन्य नौकरशाही पेशे लोगों को राहत जरूर मिली। देखो पैसे जो इसने फिक्स किए और कम किए, उससे क्या लोगों को फ़ायदा हो गया, चीज़ें सस्ती हो गई तो लोगों का फ़ायदा ही है, जनता का फ़ायदा हो गया बस। जनता खुश हो गई, लेकिन क्या है, जो दुकानदार हैं, जो दुकान वाले हैं, व्यापारी हैं, उनको कड़े नियंत्रण के अंदर काम करना पड़ा। बहुत ज़्यादा स्टिक हो गए सारे कि वो देख रहे हैं, जासूस आ रहे हैं, तो उनकी जो लूट मार थी, वो अपनी मर्जी से जो करते थे गलत, कि महंगी चीज़ बेच रहे हैं, सस्ती ला के बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, जनता के साथ जो गलत कर रहे थे उस पर अंकुश लग गया, है ना। सारे जितने भी दुकानदार हैं उनका लॉस हो गया, और जो जनता है, जो सेना वाले थे, सबका उनका फ़ायदा हुआ, ठीक है। बट ये कि उनका तो लॉस हो गया, उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दुकानों पर नियंत्रण कैसे किया, वही सेम बात जो अभी हमने करा है, वही तो इसको पढ़ देती हूँ एक बार। बाजार व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए यह ज़रूरी था कि अलाउद्दीन खिलजी को दुकानों का सहयोग मिले, ठीक है। अब सपोर्ट भी तो आना चाहिए। उसने उसकी गतिविधियों को पूरा नियंत्रण रखा, जो उसके नियमों का पालन करने उस पर किसी तरह का दंड या का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन बेईमान दुकानदारों को अलाउद्दीन खिलजी माफ़ नहीं करता था। ऐसे नहीं है कि कोई प्रकार का दंड दे रहे हैं, बट ये कि अगर कोई गलत करो तो उसे माफ़ी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए वह कभी कभी छोटे छोटे गुलाम बच्चों को, गुलाम बना रखा था बच्चों को, उनको तांबे के सिक्के देकर
चीज़ें खरीदने के लिए बाजार में बेचते थे। अब ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से टेस्ट कर रहे हैं, सर्वे कर रहा है ये। छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया कि जाओ लेके आओ। अब दुकानदार अगर ईमानदार नहीं है तो वो बच्चे के साथ कर देगा घपला। जहाँ पता चल गया इसने घपला किया उसको पकड़ लेंगे। फिर इसका रूल क्या था, बहुत कठोर रूल थे इसके। तो इसका रूल ये था कि मतलब जितनी सामान में कमी मिलेगी ना, मतलब मान लो 1 लीटर का कुछ उसने खरीदा, उसमें 1 लीटर नहीं है, उसमें कम है, मान लो 200 ग्राम कम है, तो उतना उसका 200 ग्राम शरीर का हिस्से का मांस निकाल लिया जाएगा। ऐसे सज़ा मिलती थी। तो अब ये देखो कितना गलत है। मान लो कोई इंसान सही है, उसने जानबूझ के ना गलत दिया हो, बच्चे ने कहीं रास्ते में लाता लाता गिरा दिया हो सामान, जरूरी थोड़ी उसी ने कम दिया हो। गलती हो जाती है ना, तोलते वक्त गलती हो गई, मशीन की गलती भी हो सकती है। क्या पता वो गलत ना करो, मशीन की गलती हो। क्या पता बच्चे ने ही कम पैसे दिए, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे जो इतने कठोर इसने कानून में आए थे वो गलत ही थे। तो ये बोला कि छोटे छोटे बच्चों को भेज के ये देखता रहता था कि क्या हो रहा है, टेस्ट लेता था। और जब वह सामान खरीद के लौटते थे तब वह उसका सामान का तुलवाता था, उसको दिखाता था कि इसने कुछ गलत तो नहीं दिया। यदि कोई दुकानदार कम तोलता था, उसने बेईमानी करी, कम तोली, तो उसे कड़ा दंड मिलता था। जो मैं बोल रही हूँ ना, मांस का हिस्सा निकाल लेते तो जितना कम दे रहा उतना उसको हट जाना पड़ना पड़ता था। अथवा जितना सामान कम होता था उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था, जो कि बहुत बहुत गलत था। ऐसे कानून कौन बना सकता है। सुल्तान के दंड इतना प्रभाव हुआ कि दुकानदार सामान ठीक से तोलने लगे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, डरेंगे, सुन के इतना बुरा लग रहा है कि ये क्या बनाया इसने कि शरीर का मांस का टुकड़ा निकाल लेंगे जितना कम हुआ। तो लोग डरेंगे, फिर उसमें ध्यान रखेंगे कि भाई गलती से भी गलती ना हो जाए, कहीं कोई भी आ सकता है, जासूस के रूप में तो कोई भी आ सकता है। तो वो ध्यान से उस चीज़ का ध्यान रखते थे कि तोलने में कहीं गलती ना हो जाए, है ना। 4 बार तोलते होंगे बेचारे कि कहीं गलती से कम ना चला गया हो। बाजार नियंत्रण को कार्रवाई करने के लिए दोषी को दुकानदार में कोड़ों और आमतौर पर उपयोग किया जाता है। मतलब कोड़े वोड़ों से मार रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से बेल्ट हैंटर से मार रहे हैं। ये इसके नियम बनाए थे इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। वस्त्रों का मूल्य निर्धारण, कपड़ों का फिक्स कर दिया रूल। अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, ठीक है, मूल्य निर्धारण कर, खाद्य का मूल्य, अनाज मंडी में संबंधित मूल्य, ये सारी चीज़ों पर इसने कंट्रोल किया ताकि क्या हो, सेना को प्रॉब्लम ना हो और उनको जो इनका पूरा ये व्यवस्था है ठीक से चलती रहे, राजकोष भी खाली ना हो, सेना भी परेशान ना हो, अच्छे तरीके से चलता रहे। ये इसके रूल रेगुलेशन सारा पढ़ना है आपको कि क्या क्या था, ठीक है, लिख लो। ये वाला पार्ट यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट में तुगलक वंश करके ख़त्म करेंगे। काफ़ी लंबा खींच रहा है आपका चैप्टर, बट ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अभी भी किसी को इस चैप्टर में कुछ ना समझ आ रहा हो, इस वाले पार्ट में कुछ ना समझ आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।